क्या तय हो गई है पीएम मोदी की विदाई की तारीख? क्या विपक्षी नेताओं की वो बात सही होने जा रही है कि नरेंद्र मोदी अपना तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे? आखिर क्यों 12 साल तक सत्ता की दलाली करने वाला, बड़े से बड़ा झूठ यूं ही परोस देने वाला कथित संघी अखबार अब नरेंद्र मोदी की ही जबरदस्त पोल खोलने लगा है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इंडियन एक्सप्रेस की। पिछले कुछ घंटों में इस अखबार ने कुछ ऐसी खबरें किया है जिनसे सवाल पैदा हो गया है कि कुछ तो हुआ है, बहुत बड़ा हुआ है या फिर होने की तैयारी है। इंडियन एक्सप्रेस ने हाल फिलहाल में ये दो खबरें किया है और दोनों ही सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रही हैं। बल्कि यूं कहिए कि मोदी के सबसे बड़े विदेशी डंके वाले भौकाल पर चोट कर रही है। अभी कल ही हमने इस वीडियो में बात किया था कि कैसे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इशारों इशारों में कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए दिख रहे थे और अब इस अखबार ने भी वही काम किया है। तो आइए इस पूरे मामले को समझते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के इतिहास को भी जरा सा याद करेंगे, देखेंगे कि साहस की पत्रकारिता से लेकर शाह की चाटुकारिता तक इन्होंने क्या क्या किया है और उस मामले को पकड़ने का प्रयास करेंगे कि क्या जल्द ही विदाई होने वाली है, क्या अब आरएसएस यानी संघ ने मन बना लिया है और अमेरिकी प्रेशर में नरेंद्र मोदी की सत्ता ने किस तरीके से 140 करोड़ भारतीयों की जेब काटने का फैसला किया है, वो भी देखेंगे। मामला बहुत गंभीर है, इसलिए एकदम टकटकी लगाकर देखिए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। ये नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको क्लिक करिए और बाद में ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, यानी घंटी बजा दीजिएगा। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, फेसबुक पर है तो पेज को फॉलो कर लीजिए। इंडियन एक्सप्रेस की वर्तमान खबर पर बात करने से पहले आपको याद दिला दें कि ये वही अखबार है जिस ग्रुप के संस्थापक और सबसे प्रमुख निर्माता के रूप में स्वर्गीय श्री रामनाथ गोयनका जी को याद किया जाता है। और गोयनका जी भारतीय जनसंघ के टिकट पर सांसद भी बने, यानी पुरानी भाजपा से सांसद थे, जेपी आंदोलन के करीबी थे और इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के पुरजोर विरोध करते थे। इमरजेंसी के खिलाफ इन्होंने खूब लंबी चौड़ी मुहिम चलाया। इतना सुनकर आपको लग रहा होगा कि तब तो अच्छा ही कर रहे थे, लेकिन आप शायद भटक गए। इमरजेंसी का विरोध हो या फिर जेपी आंदोलन का समर्थन, इन दोनों के पीछे खड़े होने का इस अखबार का टारगेट कुछ और ही बताया जाता है। और उसमें से कुछ है कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, राजाओं का प्रिवी पर्स खत्म कर दिया। इसके अलावा देश भर के जो बड़े बड़े सेठ थे उनको इंदिरा गांधी से बड़ी तकलीफ थी, क्योंकि इंदिरा गांधी की सत्ता अमीरी गरीबी के बीच की खाई को पाटना चाहती थी। यानी कुल मिलाकर आज हम जो देख रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस की सत्ता में कुछ धन्ना सेठों के पास सब कुछ जा रहा है और जनता कंगाल होती जा रही है, बीजेपी आरएसएस की ये नीति हमेशा की रही है। जब उसके उलट इंदिरा गांधी की सरकार जनता की जेब मजबूत करने के लिए काम कर रही थी, बड़े बड़े फैसले कर रही थी, तो न सिर्फ आरएसएस और उसके अन्य संगठन बल्कि इंडियन एक्सप्रेस भी बौखलाया हुआ नजर आता था। यानी सेठों का अखबार इसीलिए कहा जाता है। इसके बाद राजीव गांधी की सत्ता में कथित बोफोर्स घोटाले को लेकर भी इस अखबार ने तगड़ी मुहिम चलाया और खुद को देशहित का अखबार बताया जाता है कि इंडियन एक्सप्रेस का जब बंटवारा हुआ, एक रह गया इंडियन एक्सप्रेस, दूसरा हो गया द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, तो इस बंटवारे में भी संघ के विचारकों ने मध्यस्थता किया था, प्रमुख भूमिका निभाया था। इसी तरह डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान भी ये अखबार कथित घोटालों पर खूब लिखता था, खूब आलोचना करता था, सवाल करता था। मगर साल 2014 के बाद से इनकी साहस की पत्रकारिता शाह की चाटुकारिता में तब्दील हो गई और पिछले 12-12.5 साल में इस अखबार ने एक बार नहीं बल्कि सैकड़ों बार सीधे सीधे आरएसएस के झूठ को परोस दिया। धन्ना सेठों से लेकर मोदी सत्ता को खुश करने के लिए इसने सारी हदों को पार कर दिया। आरएसएस से जुड़े हुए लोगों ने, उसके समर्थकों ने, चाहे राम माधव हो, राकेश सिन्हा हो, अशोक गुलाटी हो या फिर सुरजीत भल्ला जैसे तमाम लोग, जो कुछ भी झूठ झपाट उल्टा सीधा अमाट बमाट लिखकर इंडियन एक्सप्रेस को दे देते हैं और ये अखबार चुपचाप उसे छाप देता है, बिना करेक्शन, बिना जांचे। यहां तक कि कई बार महात्मा गांधी के बारे में भी एडिटोरियल में झूठी बातें छाप दी गई। यानी यूं समझिए कि टीवी मीडिया में जो चैनल सत्ता के सामने लोटे हुए नजर आते हैं, उससे भी कहीं ज्यादा ये अखबार सत्ता के सामने लोटा हुआ नजर आया लगातार पिछले 12 साल। सोचिए कि इंदिरा गांधी की इमरजेंसी में इन्हें बहुत तकलीफ होती थी, परंतु आज देश में जो अघोषित इमरजेंसी है उस पर एक लाइन नहीं लिखा जाता। इंदिरा गांधी की इमरजेंसी में तो किसी को इतनी लंबी जेल नहीं हुई जितनी मोदी शाह की कथित इमरजेंसी में हो गई। 6-6 साल से लोग जेलों में बंद हैं और सिर्फ सवाल करने के लिए कोई भी मुकदमा लाद दिया जाता है। तमाम संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद किया जा चुका है, लेकिन यह अखबार अब मुहिम नहीं चलाता।
इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया, मगर उसके बाद भी उन्होंने चुनाव आयोग को अपना गुलाम नहीं बनाया। स्वतंत्र चुनाव हुए, चुनाव हार गई, विपक्ष में रही, सत्ता का दमन भी झेला, मगर भारत की संवैधानिक संस्थाओं को तबाह नहीं किया। उनके दौर में एक हाई कोर्ट की इतनी हिम्मत थी कि वो इंदिरा गांधी को सजा सुना दे, परंतु आज देखिए, हाई कोर्ट तो छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट तक में बैठे तमाम मिलार लोग कैसे लोटे हुए हैं, ये हम सबके सामने है। तो उस दौर में साहस की पत्रकारिता करने वाले अमृतकाल में शाह की चाटुकारिता में इतने लीन हो गए कि अब इन्हें लुटता और बर्बाद होता हुआ देश नहीं दिखता है, न तो लोकतांत्रिक रूप से, न ही आर्थिक रूप से। बोफोर्स पर मुहिम चलाने वाले अब हर दिन के बोफोर्स पर खामोश रहते हैं या फिर गोल गोल घुमाते हैं। सोचिए, साल 2014 के बाद से कितने बड़े बड़े घोटाले मोदी सत्ता के दौरान सामने आए। लाखों करोड़ों रुपया धन्ना सेठों का माफ कर दिया जाता है। अडानी सेठ को लेकर दुनिया भर का सबसे बड़ा फ्रॉड करने का आरोप लगा। कैसे अंबानी अडानी दिन दुनी रात चौगुनी गति से बढ़ रहे हैं, तमाम भाजपाई नेता बढ़ रहे हैं, भाजपा का अपना खाता बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, जबकि दूसरी तरफ देश महंगाई और बेरोजगारी की चपेट में है। इन सब पर एक बार भी साहस की पत्रकारिता करता हुआ यह अखबार कभी नहीं दिखता। कम से कम वैसे तो नहीं दिखता जैसे पहले दिखता था। इतने बड़े बड़े घोटाले हुए, बैंकों के न जाने कितने लाख करोड़ रुपए लूट लिए गए, पीएम केयर फंड घोटाला हुआ, इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला हुआ, पेगासस घोटाला हुआ, राफेल घोटाला हुआ, कथित रूप से सीएजी की तमाम रिपोर्ट्स भी आई, हालांकि अब बहुत कम हो गई हैं, लेकिन जो भी आई उस पर भी क्या कोई साहस की पत्रकारिता हुई? तो कुल मिलाकर पिछले 12 साल से यह अखबार सत्ता के सामने लोटा हुआ था, परंतु कल इसने ये वाली रिपोर्ट छापा है। आपने सुना होगा कि सरकार एक कानून बना रही है जिसके तहत अब यूपीआई ट्रांजैक्शन पर भी एक्स्ट्रा फीस ली जा सकती है। यानी सरकार कानून बदलकर भविष्य में यूपीआई रुपए पर एमडीआर लगाने का रास्ता खोल रही है। एमडीआर का मतलब है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। मान लीजिए कि आपने किसी दुकानदार को 1000 रुपए का पेमेंट किया डिजिटल तरीके से, यूपीआई चाहे रुपए से। यदि सरकार 0.5% एमडीआर लगाती है तो फिर 1000 पे लगभग 5 रुपया इकोसिस्टम के लिए जाएगा, पेमेंट इकोसिस्टम के लिए। सामान्यतः ये फीस दुकानदार से ली जाती है, ग्राहक से नहीं। मगर ध्यान रहे, आखिर में ग्राहक का ही कटना है, दुकानदार अपनी जेब से तो देगा नहीं। 1 जनवरी 2020 से यूपीआई और रुपए डेबिट कार्ड पर 0 एमडीआर है, लेकिन अब शायद सत्ता इसे मुफ्त रखना नहीं चाहती है। यानी पहले लोगों को डिजिटल पेमेंट के लिए उकसाया कि फ्री है डिजिटल पेमेंट करो, काहे नोट लेके घूमते हो। और अब जब ज्यादातर लोग डिजिटल पेमेंट पर आश्रित हो गए तो वहां से भी कमाई का जुगाड़ लगाया जा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे अंबानी के रिलायंस जियो ने किया। पहले मुफ्त में इंटरनेट देकर लोगों की आदत खराब किया, मार्केट से कंपटीशन मिटाया, और जब लोगों को आदत हो गई, कंपटीशन कम हो गया, तो फिर आज रिचार्ज कितना महंगा हो गया है देख लीजिए। बाजार में 2-4 ही बड़े प्लेयर हैं, सब आपस में मीटिंग करके आपकी जेब को हल्का करने में लगे हुए हैं। तो अब समझने वाली बात यह है कि इंडियन एक्सप्रेस ने इस जेब कटौती मामले में अमेरिका और ट्रंप का लिंक जोड़ा है और दिखाया है। हाल ही में मोदी सत्ता ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील वगैरह किया, हालांकि खुद से कभी खुलकर बताए नहीं, धीरे धीरे ट्रंप के माध्यम से ही सामने आई बातें। अब पता चल रहा है कि अमेरिका भारत के यूपीआई और रुपए से भी बड़ा डिस्टर्ब है, क्योंकि वीजा और मास्टर कार्ड जैसी अमेरिकी कंपनियों के कार्ड नेटवर्क जो है उनका धंधा भारत का यूपीआई खराब कर रहा है। यानी यूपीआई और रुपए न होते तो सभी लोग अमेरिका के वीजा और मास्टर कार्ड का प्रयोग करते, इससे उनको कमीशन मिलता। आप कहेंगे कि तब तो बहुत अच्छी बात है, भारत की अपनी व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए, भाड़ में जाए अमेरिका, हम अपने आप को मजबूत करें या अमेरिका का धंधा चलाएं। बात बिल्कुल सही है, हर सच्चे भारतीय के मन में यही होना चाहिए। एक तो हमारी जनता को मुफ्त में ट्रांजैक्शन करने को मिलता है, सुविधा मिली है, दूसरे हमारी अपनी व्यवस्था है, हम आत्मनिर्भर हैं। मगर समझने वाली बात यह है कि मार्च 2026 की यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव रिपोर्ट ने भारत की डिजिटल पेमेंट पॉलिसीज को अमेरिकी कंपनियों के लिए चिंता का विषय बताया था। यानी 4-5 महीना पहले अमेरिका की रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत की जो डिजिटल पेमेंट पॉलिसी है, यूपीआई वगैरह, ये अमेरिका के लिए ठीक नहीं है। यानी हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को वो अपने कब्जे में रखना चाहता है, दूसरे पैसा भी कमाना चाहता है। आप कहेंगे कि ज्यादातर लोग तो गूगल पे या फोन पे का ही प्रयोग करते हैं यूपीआई करने के लिए, ये दोनों भी तो अमेरिका के ही हैं। मगर समझने वाली बात यह है कि आपके मोबाइल में भले ही गूगल और फोन पे दिखता हो, लेकिन जो नेटवर्क प्रयोग होता है पेमेंट के लिए वो यूपीआई का है। यानी अमेरिकी प्लेटफॉर्म्स को वो कमाई नहीं हो पा रही है, उनका प्रभुत्व तो नहीं हो पा रहा है जो वो चाहते हैं। याद करिए, प्रधानमंत्री मोदी इसी यूपीआई का कितना डिंग हाँकते हैं विदेशों में जाकर, कहते हैं कि मुफ्त में न जाने कितने लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन हो रहा है, और अब इस ट्रांजैक्शन पर पैसा लगाना चाहते हैं। और ये अखबार लिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये चीज अमेरिका के दबाव में हो सकती है। यानी नरेंद्र मोदी की सरकार अमेरिकी फायदे के लिए, ट्रंप के लाभ के लिए, उनके दबाव में, उनके प्रेशर में, उनके कथित ब्लैकमेल के कारण भारत
भारत की जनता का नुकसान करने को तैयार है। एक बात यह भी समझने वाली है कि यूपीआई सिस्टम को चलाने में भी खर्चा आता है, मगर वो खर्च भारत जैसी इकोनॉमी के लिए बहुत छोटा है, बहुत छोटा। तो खर्च का बहाना कभी भी नहीं टिकता कि जनता से वसूला जाए। इसका खर्च तो इतना है कि देश का बहुत छोटा सा बैंक फ्रॉड रोक दिया जाए तो निकल जाएगा। प्रधानमंत्री के कुछ कार्यक्रम बंद कर दिए जाए तो भी यूपीआई का खर्चा निकल जाएगा। प्रचार प्रसार थोड़ा सा कम कर दिया जाए सरकार का तो भी यूपीआई का खर्चा निकल जाएगा। देश की जनता को लूटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो समझने वाली बात यह है कि 12 साल से मोदी शाह के सामने लौटने वाला अखबार अचानक से मोदी सत्ता को अमेरिका के सामने झुकना या उसके दबाव में यह कानून बनाने की कथित बात कैसे करने लगा? इससे अमेरिकी लिंक कैसे ढूंढने लगा? यूपीआई ट्रांजैक्शन मामले में इसने ट्रंप वाला लिंक कैसे ढूंढ लिया और कैसे उसको छाप दिया? इसके अलावा एक और खबर देखिए, ये वाली। इसी अखबार ने बताया है कि साल 2021 से 26 तक पीएम नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर कम से कम 557 करोड़ से भी ज्यादा का खर्च हुआ है, यानी 5.5 अरब से भी ज्यादा। और ये सरकार ने ही बताया है, मगर इंडियन एक्सप्रेस ने इसको कायदे से छापा है। बाकायदा बताया गया है कि किस देश की यात्रा में कितना पैसा खर्च हुआ। आप सोचिए कि 5 साल में 5.5 अरब विदेश यात्राओं पर खर्चा हुआ। जरा पता लगाइए कि इन यात्राओं से देश को क्या मिला और पीएम के करीबी सेठों को क्या मिला। प्रधानमंत्री देश के लिए यानी 140 करोड़ भारतीयों के लिए ये यात्राएं कर रहे थे या फिर धन्ना सेठों को धंधा दिलाने के लिए और उन्हें बचाने के लिए कर रहे थे? मगर अभी कुल मिलाकर सवाल यह है कि ऐसी खबरों को इंडियन एक्सप्रेस द्वारा प्रमुखता से छापना, खासकर यूपीआई और अमेरिका वाला फैक्टर, गंभीर सवाल पैदा करता है। वो सवाल यह है कि पिछले 12 साल से जो अखबार अघोषित इमरजेंसी पर कुछ नहीं बोला, सत्ता को खुश करने के लिए बीजेपी आरएसएस के लोगों का बड़ा से बड़ा झूठ भी छाप दिया, कई बार जनता के खिलाफ इसने उल्टी सीधी बातें लिख दिया सत्ता और सेठों के फायदे के लिए, वो अखबार अब मोदी सत्ता को सीधे सीधे कहीं ना कहीं अमेरिका और ट्रंप के सामने झुकता हुआ और इसमें देश का नुकसान करता हुआ दिखा रहा है। यानी अमेरिका को खुश करने के लिए मोदी अपनी व्यवस्था को बर्बाद करना चाहते हैं, अपने देश की जनता को लूटना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये दिखाने का प्रयास इस खबर में है। तो सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो गया? क्या ये मोहन भागवत के इशारे पर हो रहा है, यानी आरएसएस के इशारे पर छापा जा रहा है? अभी कल ही मोहन भागवत ने भी इशारों में नरेंद्र मोदी को टारगेट किया था। या फिर ऐसी रिपोर्टिंग अमेरिकी आकाओं के दबाव में हो रही है? क्या ये पब्लिक प्रेशर है या फिर समझ में आ गया है कि अब विदाई होने ही वाली है? बात जो भी हो, लेकिन इसका प्रमुख इशारा यही है कि क्या विदाई की तारीख तय हो रही है या हो गई है? क्या इसलिए मोदी शाह सदन से भी लगातार गायब है? विपक्ष ललकार रहा है लेकिन आने की हिम्मत नहीं होती। आखिर ये हृदय परिवर्तन हुआ कैसे? कहा जाता है कि बिना आग के धुआं नहीं निकलता है। सवाल है कि क्या आग लग चुकी है? इस आग लगने का परिणाम क्या होगा वो तो वक्त बताएगा, मगर अखबार की बदलती रिपोर्टिंग बहुत कुछ बता रही है। वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मोदी शाह को विपक्ष वाले कैसे ललकार रहे हैं, जरा उसे फिर से सुन लीजिए। सॉरी, परमिशन हाँ, क्यों रद्द की गई, क्यों दे दी गई? वो तो आप उनसे पूछेंगे ना, मुझे क्या मालूम क्यों रद्द की। ऑब्वियसली वो डर रहे हैं, वो नहीं करवाना चाह रहे हैं। प्रोग्राम हमेशा करते हैं और ये यूपी में तो ये हमेशा होता है। हमारे साथ तो जब मैं यूपी में थी तो हर चीज़ के लिए परमिशन नहीं मिलता था तो नजरबंद कर लेते थे। तो ये तो उनका तरीका है। क्या आपको लगता है सदन में आएंगे गृह मंत्री? आपको 4 दिन बचे हैं सदन में। लगता तो नहीं है, मुझे लगता है कि वो आने से डर रहे हैं, किसी वजह से नहीं आ रहे हैं। आना चाहिए, जवाब देना चाहिए, स्टेटमेंट देना चाहिए। इसमें क्या बात है? कुछ हुआ है, गलत हुआ है तो जिम्मेदारी लीजिए। कौन है? मोहन भागवत है यहाँ का मेंबर, फिर क्यों उसके बारे में हम सुबह सुबह टाइम वेस्ट करें? होम मिनिस्टर यहाँ आ रहा है या नहीं आ रहा है ये बताइए। प्राइम मिनिस्टर यहाँ आ रहे हैं या नहीं आ रहे ये बताइए। चंदा चोरी पे कोई बयान देंगे या नहीं देंगे ये बताइए। पैलेट गन्स पे यहाँ आकर बयान देंगे या नहीं देंगे ये बताइए। ये लफाजी, ये ढोंग, इस पे बारे में मुझे बात मत करवा। FCRA पे we have clarified our stand. Venugopal ji has posted and we have our reservations and we've mentioned our reservations. राहुल गांधी रांची में बात तो करिए छात्रों से, क्या मिलने भी जाएंगे? हमारी डेलीगेशन गई है, हर चीज राहुल गांधी करेंगे, मोदी कुछ नहीं करेंगे। अमित शाह पार्लियामेंट में भी नहीं आएंगे और आप लोग आके पूछेंगे राहुल जी क्या करेंगे, राहुल जी ये करेंगे, राहुल जी क्या क्या करेंगे ये बता दीजिए, लिस्ट हमें दे दीजिए मोदी जी से मंगवा के। मोदी जी क्यों नहीं आ रहे पार्लियामेंट में? आज 18वां दिन है, देखा आपने हाउस के अंदर मोदी जी को या अमित शाह को? राहुल जी वहां क्यों नहीं गए, राहुल जी वहां जा रहे हैं नहीं जा रहे? कमाल कर रहे हैं आप लोग।
मोहन भागवत जो है, मोहन भागवत जी कह रहे हैं अरे छोड़िए उस आदमी को जो यहाँ का मेंबर नहीं, उसके बारे में क्या बात है, बोलिए। Sir, Rijiju ji also has reached out to Mr. Rahul Gandhi saying there should be smooth functioning of Parliament and there should be. So ask him to bring Home Minister, ask him to bring the Home Minister to the Parliament, ask him to request the Home Minister. Yesterday, the chairman of the Rajya Sabha conveyed the sentiment of the opposition to Mr. Kiran Rijiju. The sentiment was, please bring Amit Shah ji to the House, please ask him to make a statement on the police excesses that took place in the capital and elsewhere in the country. Why doesn't Kiran Rijiju bring him? Ask him to bring him. The House will definitely start functioning smoothly. प्रयागराज में जो 8 तारीख को कार्यक्रम है, उसमें कार्यक्रम अभी कोई निर्धारित हुआ है कहाँ पे? हम जाएंगे, कार्यक्रम करेंगे, आप हमारे साथ आएंगे। केंद्रीय के साथ संवाद में बयान आया है, सामने उन्होंने कहा है कि जो छात्र अगर आंदोलनरत हैं वो देश विरोधी नहीं। वो नितिन नवीन जी को समझे कि नहीं समझे यार, अभी आएंगे उनसे पूछ लेना। वायरस बोल रहे थे ना, संदेश पहुंचा कि नहीं? कोई लिमय साहब हैं, अतुल लिमय, उन तक पहुंचा कि नहीं? गृह मंत्री तक पहुंचा कि नहीं? पैलेट गन चला था ना यार। गलत जगह सवाल पूछते हैं, सही जगह तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। शिक्षा सुधार पर भी बात रखी, आरक्षण के विषय पर भी अपनी बातें रखी हैं। ये हताश व्यक्ति की हताशा दर्शा रही है, पांव के नीचे की जमीन जा चुकी है। झारखंड में छात्र अभी भी आंदोलन। कल भी जो कहा था ना, आज भी कहूँ, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जगह आप छात्रों को नहीं सुनेंगे ना, तो उनको सुनाने के 100 तरीके आते हैं।